सर रिकॉर्डिंग मैसेज आने से बताइएगा। हाँ, जस्ट इन्फॉर्म मी। हो गया ना स्टार्ट? संपद, स्नेश, यस। रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों को मिला है सर? हेलो, सर हाँ बोलो। ओके ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली सर जीएसटी क्लास है और आज जीएसटी में हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी को कंटिन्यूएशन करेंगे। मतलब जो लास्ट वीक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी में कंटिन्यूएशन चलेगा कि सर जीएसटी में सप्लाई क्या है। सर जीएसटी में सप्लाई सब कुछ है। मतलब अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। मतलब गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करेगा ना, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे चार्ज अंडर जीएसटी। तो चार्ज तभी कर सकता है जब सप्लाई होगा। अब इफ देर इज नो सप्लाई देन देर इज नो जीएसटी। तो जीएसटी को हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ये लॉ हमेशा इस चीज में डिस्कशंस करता है। तो सप्लाई अगर नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस बहुत सारा हो सकता है, बट अगर वो सप्लाई कैटेगरी में नहीं आएगा तो उसमें जीएसटी नहीं है। अब उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अलग अलग केस लॉज, एग्जाम्पल्स एंड सेक्शंस, जहां पर बताओ मतलब बेसिकली ये हमें बताया गया है कि सर किसको जीएसटी मानेंगे और किसको जीएसटी मतलब सप्लाई मानेंगे जीएसटी में और किसको नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं सर। चलिए, लास्ट वीक मैंने आपको डेफिनेशंस बता दिया जीएसटी में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको डिफरेंट सेक्शंस का और डेफिनेशंस का सवाल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बात किया सर आप लोगों से। सर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो बेसिकली सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बताया गया सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज द की स्टोन ऑफ जीएसटी आर्किटेक्चर। ये जो पूरा जीएसटी का खेल मचा हुआ है सर, गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा जीएसटी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर बेस करके गवर्नमेंट आजकल अर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है सर। बिकॉज आप लोगों को पता है ना, देश का इंडिया का जो इकोनॉमी है सर, ये टैक्स पे चलता है। और ये नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड का मैक्सिमम कंट्री टैक्स की इकोनॉमी में ही चलता है सर। सबके पास तो तेल का कुआं नहीं है ना जो टैक्स फ्री कर दे। हाँ, तेल एक ऐसा चीज़ है, पेट्रोल डीजल जैसे अरबियन नेशंस 1930 से पहले लोगों को पता नहीं था। 1930 के बाद लोगों को पता चला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करके मार्केट में इतना वैल्यूएबल हो गया। ट्रांसपोर्टिंग का मेन पर्पस हो गया सर पेट्रोल डीजल। तो उनका कॉन्सेप्ट अलग है सर, वही भी हाई डिमांडिंग है। अभी लास्ट 100 ईयर से हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है, तो अल्ट्रा हाई डिमांडिंग। तो क्वेश्चन है सर, भारत जैसे कंट्री किस बेसिस में अपने आप को चलाएगा। ऐसे अभी रिसेंटली जीएसटी रेट में बहुत सारा इंक्रीमेंट हुआ है सर। गवर्नमेंट कोरोना में बहुत खर्चा किया है, अब ये खर्चा कहाँ से उठाएगा। वी अंडरस्टैंड आम आदमी को दिक्कत होगा। जैसे कल ही सिलेंडर का, एलपीजी सिलेंडर का बिल आया, 1100 के आसपास का एलपीजी का दाम हुआ। तो देख के मैं सोचा कि भाई अभी तो एलपीजी में खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा, 1100 रुपया गैस का दाम। तो सर एक मिडिल क्लास के लिए तो दिक्कत बढ़ता है सर, नो डाउट, ये तो इग्नोर नहीं कर सकते। बट अब क्वेश्चन इज दैट अगर गवर्नमेंट के पास अर्निंग नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? जो है उसी से इनकम करेगा। इफ देयर इज नो अदर वे, और नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड सर अर्निंग का क्राइसिस क्रिएट हुआ है। यूएस जैसा इकोनॉमी भी 10% के आसपास इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। यूएस जैसा इकोनॉमी 30-35 करोड़ पॉपुलेशन, 30-35 करोड़ पॉपुलेशन, वो भी इन्फ्लेशन संभाल नहीं पा रहा है सर। तो इंडिया क्या चीज़ है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। हाँ, साइज में भी अमेरिका से छोटा है। अमेरिका का हाफ साइज है इंडिया, उससे भी थोड़ा सा कम ही होगा, हल्का। सर क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन इज दैट कि रेट जब बढ़ता है, यस, चिंता सबको होता है, अपोनेंट बात बहुत करता है। लेकिन सर ये भी देखना होगा जब रेट कम किया गया था तब उसके पीछे क्या था। हाँ, मतलब ओपोनेंट जरूर बात करेगा, बिकॉज अगर ओपोनेंट नहीं रहेगा तो फिर कैसे देश चलेगा। लेकिन मैं आपको वो बात नहीं करूंगा, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जब रेट बढ़ाता है तो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या रहता है।
मेन कंसर्न ये रह जाता है कि गवर्नमेंट को अपना कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अगर कलेक्शन नहीं बढ़ा पाते तो फिर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन जब चलता है, जब इन्फ्लेशन हाई रेट में चलता है, ठीक है, तो इसको कैसे रोके? हाउ दे विल कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा गवर्नमेंट? लोगों के हाथ में पैसा कम करना है, गवर्नमेंट रेपो बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हाउसिंग लोन जैसे बेसिक लोन भी इंटरेस्ट हाई हो गया, बिजनेस लोन तो दूर की बात, इंटरेस्ट डे बाई डे लगातार 2-2 महीने में रेट बढ़ाया। अब ये सब रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज का रेट बढ़ जाएगा। इंटरनेशनली बहुत सारा चीजों में टैक्स भी बढ़ा है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही देख रहे हैं सर, अभी एक क्या चलेगा जानते हो, ये जो कोरोना का इफेक्ट 2-2 साल लगातार रहा है, 2020 कोरोना का फर्स्ट वेव, 2021 सेकेंड वेव, इंडिया में थर्ड वेव भी आया है सर, है ना, 2021 के एंड पे या 22 के स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन मैं सुन रहा था कि यूरोप में फोर्थ वेव आया है सर, मोस्ट प्रोबेबली चाइना में अभी अभी फोर्थ वेव कंप्लीशन स्टेज में है, ऐसा कुछ सुन रहा था। भारत में फिर से कोरोना बढ़ रहा है। अब एक तो कोरोना, दूसरी तरफ सर रशिया यूक्रेन का वार। अब वार रशिया यूक्रेन कर रहा है बट इसका इफेक्ट पूरा दुनिया को है सर। सो ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं ये इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। साथ में सर नेचुरल फेनोमेना तो है ही, फ्लड का प्रॉब्लम, ड्रॉट का प्रॉब्लम, साइक्लोन का इश्यूज। हाँ, अब ऐसे सिचुएशंस में लड़ने के लिए गवर्नमेंट को भी तो दिक्कत हो जाता है। अब उसी के चलते ये लोग ये रेट वगैरह बढ़ा के अपना कलेक्शन बढ़ाता है, टारगेट अचीव करता है। सो सर ठीक है, गवर्नमेंट को अपना टारगेट अचीव करने दो, हम लोग जीएसटी का आर्किटेक्चर को समझते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को अपना टारगेट अचीव करने दो सर, ठीक है लेकिन हमें अपना जीएसटी आर्किटेक्चर समझना है। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू, एक सेकेंड कौन आ गया, प्रोविजंस रिलेटिंग टू मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई आर कंटेंट इन चैप्टर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओरिजिनल जो सीजीएसटी एक्ट है उसके चैप्टर 3 के अंदर आपको सप्लाई के बारे में पता चलेगा। उसके अंदर वेरियस शेड्यूल्स हैं गिवन अंडर द सेड एक्ट, फॉलोइंग सेक्शंस एंड शेड्यूल्स हैव बी डिस्कस। चलो सेक्शन 7 क्या है? तो सेक्शन 7 स्कोप एंड ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है, मतलब सप्लाई का स्कोप के बारे में सेक्शन 7 बात करता है। सेक्शन 8 क्या बात करता है? सर टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बात करता है। सर शेड्यूल 1 क्या बात करता है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न क्या है? नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन तभी हो गया ना। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ये समझ ये बताते हैं सर कि देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है। सो विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई अगर होगा तो क्या उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा? सर वो शेड्यूल 1 में बोला है। सर बताओ ना शेड्यूल 1 में क्या बोला है? सर बताते हैं ना, रुको तो। विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कैसे हो सकता है ये जानना जरूरी है सर, इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेड्यूल 2, activities or transactions to be treated as supply of goods or as supply of services। जो ट्रांजैक्शंस नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है सप्लाई ट्रीट किया जाता है, उस पे गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस होता है। आंसर देयर इज अनदर ट्रांजैक्शंस, देयर इज अनदर ट्रांजैक्शंस activities of transactions which shall be treated neither as supply or nor as supply of goods, neither as supply of goods or nor as supply of service। मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा भी होता है जिसको सप्लाई नहीं माना जा सकता, ना तो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा ना तो सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। सर सप्लाई है फिर भी सप्लाई नहीं मानेंगे? यस, उसके बारे में शेड्यूल 3 आएगा। तो सेक्शन 7 नहीं, 3 शेड्यूल, इसके बारे में चर्चा करना है। और सेक्शन 7 के अंदर भी कुछ अलग अलग सबसेक्शंस है, उसे भी एनालिसिस करना है। तो क्या एनालिसिस करेंगे सर?
चलो देखते हैं। तो देखो, अगर मैं समरी बताऊं आपको, सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसके सबसेक्शन 1 में क्या बोला है? सर सेक्शन याद रखे क्या? अरे हाँ सर, बिना सेक्शन का लॉ कैसे बनेगा? लॉ के बारे में जो बीजीएसटी लॉ है ना सर, तो अगर लॉ को याद रखना है, लॉ को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा, आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। एग्जाम में तो एटलीस्ट नो शॉर्टकट, जब बन जाओगे उसके बाद थोड़ा सा भूल जाने से भी चलेगा, बट जब जरूरत पड़ेगा तो किताब देखना पड़ेगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, बट एग्जाम के लिए रेडी करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर वे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, उसमें क्लॉज ए, उसमें बताते हैं सप्लाई में क्या क्या आता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एक्सेट्रा। सर ये सब क्या है? सर आप जब किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो भी सप्लाई है। जैसे मानो कि मैंने नॉवोनिल को कुछ चीज़ें सेल किया। नॉवोनिल क्या सेल करोगे? मैं तुम्हें क्या सेल करूं? सर ये वाटर बॉटल सेल कर देते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है वाटर बॉटल? हेलो? हाँ सर। ओके। हाँ तो ये वाटर बॉटल मैं नॉवोनिल को कितने में दे दूँ? सर 200 रुपीज़, ठीक है? नॉवोनिल चलेगा ना? 200 टका। हाँ हाँ कोई मोतीलाल ओसवाल का ब्रांड है सा, ठीक है, वो इक्विटी कंपनी है ना, शेयर मार्केट का, उसका है, तो ब्रांड वैल्यू के कारण 200, ठीक है। सर कहने का क्या मतलब है? सर कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने नॉवोनिल को 200 रुपीज़ में बॉटल सप्लाई किया, सेल किया मैंने, नॉवोनिल ने मुझे 200 दिया, मैंने नॉवोनिल को बॉटल दिया ना। क्वेश्चन इज दैट ये सिंपल सेल है, तो सिंपल सेल है, और ट्रांसफर क्या है? सर ट्रांसफर भी है, यही ट्रांसफर है। मैंने सेल किया तो मेरा बॉटल ट्रांसफर हुआ, और नॉवोनिल ने मेरे को बदले में कंसिडरेशन में पैसा दिया। सर सेल ट्रांसफर ऑलमोस्ट सेम क्या पैरामीटर में ही काम करता है। सर बार्टर क्या है? सर बार्टर तो आप लोग जानते हो ना, ये पुराने जमाने में होता था, आज भी होता है क्या? बार्टर मतलब बदले में कोई चीज, जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या होता था? एंशियंट वर्ल्ड में, एंशियंट वर्ल्ड समझते हो ना, प्राचीन काल, प्राचीन काल में क्या होता था? बिजनेस वर्ल्ड बार्टर सिस्टम पे चलता था। मैं तो कहता हूँ वही वाला सिस्टम सबसे बेहतर था। बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं था, इंसान बड़ा सिंपल था। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मेरा नॉर्मल सोच ये बात करता है, हाँ मेरा बिजनेस वाला सोच ये बात जरूर नहीं करेगा, बट अगर एक सिंपल माइंड बताओ तो बार्टर सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। क्या है? से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाथी है, आपके पास घोड़ा है, आप मेरा हाथी लेके जाओ और अपना घोड़ा देके जाओ, आप मेरा हाथी लेके जाओ और अपना घोड़ा देके जाओ। मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है, आप अपना वीट देके जाओ, मेरा राइस लेके जाओ। सिंपल। मेरे पास साइकिल है, आपके पास बोट है, आपका साइकिल का वैल्यू के साथ अगर बोट का वैल्यू मैच कर जाए तो ठीक है। इट्स लाइक दैट बार्टर सिस्टम। लेकिन सर बार्टर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसमें वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए करेंसी सिस्टम आया सर, नहीं तो बार्टर सिस्टम रह जाता। सर एक्सचेंज, एक्सचेंज तो आजकल भी आप लोग करते हो, मोबाइल एक्सचेंज नहीं करते? हाँ बदले में कुछ पैसा और देना पड़ता है, बट एक्सचेंज तो होता है ना। हेलो सर, बोलो, एक्सचेंज आज भी होता है कि नहीं होता? है हाँ। है ना? मोबाइल एक्सचेंज करके न्यू मोबाइल लेना, लैपटॉप एक्सचेंज करके न्यू लैपटॉप लेना, गोल्ड एक्सचेंज करके न्यू गोल्ड ज्वेलरी लेना। हाँ, थोड़ा वैल्यू एडजस्टमेंट जरूर होता है, बट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आज भी चलता है। लाइसेंस, किसी को किसी चीज का लाइसेंस प्रोवाइड करना, फ्रेंचाइज देना, हाँ, रेंटल, लीज, ये सब सप्लाई के अंदर आता है। किसी को कोई घर रेंट दे देना, किसी को कोई बाइक रेंट पे दे देना, किसी को कार रेंट पे दे देना, लीज दे देना, जमीन लीज पे देना, सभी सप्लाई है। सब सब कुछ सप्लाई के अंदर आ जाएगा सर। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली दुनिया भर में जो भी बिजनेस के अंदर होता है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है। इवन प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और जो कुछ भी आप कर रहे हो
अगर ये बिजनेस के फर्दरेंस के लिए कर रहे हो, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड सर, नॉर्मल बात नहीं है। जैसे मानो कि मैंने नोवोनिल को जो बॉटल बेच रहा था, अगर ये नॉर्मल एक दिन का बॉटल बेचना है तो वो बिजनेस नहीं है मेरा। लेकिन या फिर ऐसे सोचो कि नोवोनिल मेरे से ये बॉटल जो ले रहा है, नोवोनिल जो मेरे से बॉटल खरीद रहा है, नोवोनिल ये बॉटल अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर रहा है, नोवोनिल मेरे से ये बॉटल लेके मार्केट में रीसेल करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब अगर आप मेरे अपने घर के लिए बॉटल मेरे से लेके जाओगे तो वो बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस में फर्दरेंस होना चाहिए, तभी जाके उसको सप्लाई बोला जाएगा। एंड कंज्यूमर के ऊपर तो सारा टैक्स लग जाता है, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी चलता है, मतलब मैन्युफैक्चरर, आप लोग स्टार्टिंग लेक्चर्स आप लोगों को याद होगा ना सर, मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर जाके कंज्यूमर। तो कहने का मतलब सिंपल है सर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाना, होलसेलर पे रिटेलर पे जाना, दीज ऑल आर पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर तो सर बिजनेस के लिए तो नहीं करता, तब वो कंजम्पशन नहीं, मतलब वो कंज्यूमर नहीं बनता। मतलब मैं नॉर्मल कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर को बता रहा हूँ, ठीक है, जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज बड़ा बहुत सिंपल है सर, वन थिंग इज वेरी सिंपल, कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पॉइंट नंबर सब क्लॉज बी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहा है सर, फॉर ए कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस जीएसटी आपको एक चीज बताता है कि अगर आपको सप्लाई ट्रीट करना है तो पहले आपको क्या बताया कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बट अगर कोई सर्विस ऑफ फॉरेन से ले रहे हो, इंपोर्ट करना मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब होता है ना, क्या मतलब होता है इंपोर्ट का? फॉरेन से कोई प्रोडक्ट लाना या कोई सर्विस लेना। से फॉर एग्जांपल, अच्छा आप लोगों में से किसी का कोई है फॉरेन में रहता है, फॉरेन इन द सेंस बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं। फॉरेन बोलने से मेरे को जो समझ में आता है मैं वही बोल रहा हूँ। फॉरेन बोलने से नेपाल भूटान नहीं है बाबा, वो भी तो और, वो तो और फॉरेन नहीं है, वहां जाने के लिए तो वीजा भी नहीं लगता। सर कोई यूके में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जापान में है, कोई है आप लोगों का? अरे बोलो ना, किसी का है तो बोलो। अरे बताओ, आजकल तो है सर, सभी का है, कम कम बेसी। कार फॉरेन क्यों था के, बंधु बांधव क्यों था के, रिलेटिव्स, अरे बोलना क्यों था के ना। अच्छा चलो, मेरा एक फ्रेंड रहता है यूके में, ठीक है, तो लंदन में मेरा फ्रेंड रहता है। अब मेरे फ्रेंड से अगर मैं कोई सर्विस इंपोर्ट करता हूँ, किस पर्पस में, से फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड जो है सर आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैं अपने रिलेटिव से या फिर नॉन रिलेटिव से या रिलेटिव के किसी से कोई आर्किटेक्ट सर्विस मैं उनसे लिया, और बदले में मैंने उनको कुछ पेमेंट किया। बट ये मैंने जो सर्विस लिया ना, दिस इज नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट फिर भी ये सप्लाई ट्रेड होगा। सर क्या नियम है सर, एक बार बोला फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तब जाके जीएसटी लगेगा, मतलब सप्लाई मानेंगे। दूसरा बार बोल रहे कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी होगा, अगर सर्विस इंपोर्ट हो रहा है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। गजब बात है सर। क्लॉज सी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, the activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration, the activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration। अगर कोई शेड्यूल 1 में मेंटेन किया गया कोई एक्टिविटी है और वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन में कोई एक्टिविटी हो रहा है और शेड्यूल 1 में मेंशन है, शेड्यूल 1 में मेंशन है, तो उसे भी सप्लाई माना जा सकता है सर। लेकिन यही तो नहीं पता कि शेड्यूल 1 में क्या क्या बोला है। सर डोंट वरी, बताएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा सर।
सेक्शन 1A में क्या बोला है, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, this shall be treated either as a supply of goods or supply service as referred to in schedule 2. And section 2 में बोलता है notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3 के बारे में बात करता है. Such activities or transactions undertaken by the central government or state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council, GST council, shall be treated neither as supply nor goods nor as a supply of service. जो मैंने अभी आपको बोला शेड्यूल 3 के बारे में, ट्रांजैक्शंस होगा बट वो सप्लाई ट्रेड नहीं होगा. सर कैसे? सर चलो आगे बताइए, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा. इतना आपको समझ में आ रहा है सर? इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या करने से क्या हो सकता है? ओके, so let's try to understand analysis of section 7. The definition of supply as contained in section 7 is an inclusive definition and does not define the term exhaustively. It defines the scope of supply in an inclusive manner. Clause A, subsection 1 illustrates the forms of supply, but the list is not exhaustive. This is substantiated by the use of words such as. ठीक है, इसी तरह से यूज करते हैं such as. डेफिनेशन में such as बोल रहा है ना, मतलब इंक्लूसिव नहीं है. इंक्लूसिव नहीं है मतलब इसके बाहर और भी चीजें हो सकता है. ठीक है, such as मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइप्स. Provisions of scope of supply under GST Act have also been made applicable to IGST Act. GST Act में जो सप्लाई के बारे में बोला गया, IGST Act में भी सेक्शन 20 में भी सेम बोला गया. ठीक है, तो दोनों एक्ट अलग है बट सर डेफिनेशन के पर्पस में बहुत सारा चीज, मैक्सिमम चीज सेम है. Now, the meaning and scope of supply in terms of section 7 can be understood in terms of following parameters. सर ध्यान से सुनो सर, फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे ना. आप लोगों के मन में जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है ना, सर थोड़ा समझा दो. अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, बस प्रोविजंस पढ़ रहा हूँ. अब आगे आगे समझाना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा. सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच. सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस. सप्लाई किसका होना चाहिए, गुड्स का या सर्विस का? सर है ही तो दो चीज, या तो गुड्स होगा या तो सर्विस होगा, तभी तो नाम जीएसटी है. सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस लाइक मनी, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. सर पैसा कोई गुड्स या सर्विस नहीं है. सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर्स वगैरह को भी कोई गुड्स या सर्विस नहीं माना जाता. सर डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी बोल रहा है. हाँ सर, ऐसे अगर कोई शेयर सिक्योरिटी सेल करता है उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह लग जाता है, बट वो बेसिकली जीएसटी परव्यू में एज सच नहीं है. इनकम टैक्स पर्पस में उसको यूज किया जाता है. ठीक है, तो शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड वगैरह में जीएसटी तो नहीं है, बट उसमें इनकम टैक्स में क्या आएगा नहीं आएगा, कैपिटल गेन टैक्स आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर, है ना सर. इनकम टैक्स में बात करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में कि शेयर मार्केट में क्या चलता है, सिक्योरिटीज में क्या चलता है, डिवेंचर में क्या चलता है. इवन जो लोग स्टॉक मार्केट में क्लास करते हैं सर, एनआईएसएम का क्लास करते हैं. एनआईएसएम में जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास करते हैं एवरी मॉर्निंग, इक्विटी डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड का क्लास करते हैं वीकेंड में, है ना. उसका भी अलग अलग टैक्सिंग सिस्टम होता है जो हम लोग इनकम टैक्स में भी अलग से पढ़ते हैं डिटेल्स में, बट यहाँ पर भी थोड़ा टैक्सिंग कॉन्सेप्ट रहता है कि इक्विटी डेरिवेटिव में क्या टैक्स होता है, म्यूचुअल फंड में क्या टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा सर वहाँ पर. एनआईएसएम से याद आया सर, कल एक जॉब इंटरव्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी एसबीआई सिक्योरिटीज का. एसबीआई कैपिटल जो है ना सर, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, उसका है सर. मोटा मोटी 3-3.5 लाख के आसपास पैकेज बता रहा है. एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव चाहिए. ठीक है, मोटा मोटी 25-30 हज़ार के आसपास का सैलरी पैकेज है. ग्रेजुएट होना चाहिए, सीए सीएमए कर रहा है ऐसा भी चलेगा, बट एनआईएसएम सीरीज 8 होना जरूरी है, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव होना जरूरी है. तो अगर आप लोग किसी को जानते हो जिनका इक्विटी डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, या फिर इक्विटी डेरिवेटिव करना चाहता है, ठीक है, तो आप लोग जरूर बोले सर. नॉट जस्ट एसबीआई सिक्योरिटीज, बहुत सारा कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी डायरेक्ट, ठीक है सर, रेगुलर बेसिस में इनका डिमांड रहता है. और आप लोगों में से भी अगर किसी को स्टॉक मार्केट में करियर बिल्ड करना हो, आगे जाके सेबी का करियर बिल्ड करना हो, मेरा बस सिंपल रिकमेंडेशन है कि वो बीच बीच में एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन ले लो. और अगर आपको कभी भी ऐसा ज़रूरी लगे तो आप लोग स्टॉक मार्केट जॉब या करियर बना सकते हो. तो ये जस्ट एक रिकमेंडेशन था. अगर कोई फ्रेंड है कुछ जॉब करना चाहता है
उन्हें रिकमेंड कर सकते हो सर, ठीक है। इमीडिएट पोस्टिंग है, कोलकाता में ही है। बस सीरीज 8 क्लियर करना है, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव का NISM का ये जो सीरीज है, तो सीरीज 8 इसलिए ऐसे लिखा होता है, ठीक है। ऐसे लास्ट 1-2 महीने पहले सर मोतीलाल ओसवाल का बहुत वैकेंसी चल रहा था। रिसेंटली मेरे को SBI सिक्योरिटीज ने कनेक्ट किया, फ्रेशर्स के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है सर कि पहले ये सब फील्ड में सर मेनली एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए होता था। आजकल सर फ्रेशर्स भी ले रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, हाँ स्टार्ट शायद 3-3.5 लाख पैकेज में करेगा, बट अगर धीरे धीरे साथ साथ में आप लोग चार्टर्ड वगैरह कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, आप लोगों का सर बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर है इसमें। तो बस नॉट जस्ट जिसको CMA नहीं करना है, हो सकता है ऐसा बहुत सारे दोस्त लोग होगा आप लोगों के या कनेक्ट में रिलेटिव रहेगा जिनको CMA में इंटरेस्ट नहीं है या इतना टाइम नहीं देना चाहता। इन दैट केस वो NISM करके या इक्विटी डेरिवेटिव करके स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करके अपना करियर बना सकता है सर, काफी अच्छा फ्यूचर है। मुझे ये शेयर मार्केट बोलते बोलते, सिक्योरिटी बोलते बोलते याद आ गया, ठीक है सर। ऐसे कुछ ना कुछ तो शेयर मार्केट का रहता ही है डेली के क्लास में, तो याद तो आ ही जाएगा। ऐसे मैंने इसको स्टेटस में लगाया, व्हाट्सएप में और फेसबुक पे भी दिया, तो अगर हो सके तो आप लोग भी थोड़ा स्टेटस में लगाइएगा सर। अगर कोई है तो उनको भी बोलिए, जॉब ऑफर बहुत है, मुझे इमीडिएटली डिमांड कर रहा है सर, इमीडिएट डिमांड है। मतलब इमीडिएट पोस्टिंग, कल ही इंटरव्यू में एक्चुअली 10 कैंडिडेट चाहिए सर। तो लास्ट 2 महीने में 3-4 जन था, मैंने भेज दिया, वो लोग अभी प्लेस्ड है। अभी इमीडिएटली मेरे पास 10 कैंडिडेट नहीं है, तो 2-3 कैंडिडेट होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखता हूँ अगर वो लोग जाते कि नहीं। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा मुझे। समझ में आया सर? आप लोगों को समझ में आया ना? हेलो? हाँ सर। ओके चलो, सिक्योरिटीज का बात बाद में करेंगे फिर से। सो सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सर्विस लाइक मनी, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा डज नॉट अट्रैक्ट GST। सर सप्लाई में क्या हो गया फिर? गुड्स होगा, सर्विसेज होगा, एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स और सर्विस। जो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, जैसे कि मनी, जैसे कि सिक्योरिटीज, ठीक है, याद रखिएगा सर। जो गुड्स होगा, जो सर्विसेज होगा, वो सप्लाई में आ सकता है, पर जो गुड्स या सर्विसेज नहीं है वो सप्लाई में ट्रीटमेंट नहीं होगा। सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई हमेशा बदले में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर बदले में कंसिडरेशन नहीं तो सप्लाई नहीं सर। एक्सेप्शनल है ना? यस, एक्सेप्शनल इज देयर, है ना? नो कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई। शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3? बताइए। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम लोग उसको सप्लाई ट्रेड करेंगे। कौन से शेड्यूल में बोला गया है GST का? शेड्यूल 1 बोला गया। इतना जल्दी भूल गए सर? हाँ, भूलना नहीं है सर, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर पैरामीटर क्या हो गया? सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। मतलब अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसको सप्लाई बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इमेज कुछ बता रहे हैं, सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई इज फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जैसे कि मनी, मनी इज नॉट ए गुड्स, जैसे कि सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इज नॉट ए गुड्स, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई समझ में आ रहा होगा। However, there are few exceptions to second and third parameters. The requirement of supply being made for a consideration and in course of furtherance of business. Supply होने के लिए consideration भी चाहिए and furtherance of business भी चाहिए. In the GST law, few exceptions have been carved out where a transaction is deemed to be a supply even without considerations. Schedule 1 में इसका discussion होता है। हम लोग चैप्टर के एंड में बात करेंगे कि शेड्यूल 1 में ऐसा क्या क्या सप्लाई है जिस सप्लाई को कंसिडरेशन के बिना होगा फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा।
Similarly, the conditions of supply to be made in the course of furtherance of business. बट ऐसा भी कुछ एरिया है हैज बीन रिलैक्स्ड इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया ना कि आप अपने कोई फॉरेन फ्रेंड से कोई सर्विस लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने सर्विस इंपोर्ट किया बट आप बिजनेस करने के लिए नहीं किया। जैसे मैंने अपने यूके वाला दोस्त थे, मेरा जो लंदन वाला फ्रेंड है, उनसे मैंने आर्किटेक्ट का सर्विस लिया, बट क्या मुझे आर्किटेक्ट सर्विस लेके बिजनेस करना था? नो सर, बट फिर भी ये सप्लाई माना जाएगा। और अगर सप्लाई माना जाएगा तो समझ लो कि इसमें जीएसटी आ जाएगा। समझे? सप्लाई क्यों इतना जरूरी है सर? बिकॉज सप्लाई से ही जीएसटी कनेक्ट करता है, अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। सर आगे देखें, फॉरवर्ड चले सर, फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह सुभाष बोस जैसे चलता था, कदम कदम बढ़ाए चल खुशी के गीत गाए चल। हम लोग क्या करेंगे? जीएसटी का गीत गाएंगे। सर दिमाग आपका खराब हो गया क्या? जीएसटी नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है, ऊपर से आपका गीत। देयर आर ऑल्सो केसेस where a transaction is kept out of scope of supply despite the existence of the above parameters. That is, there is a list of activities which are treated neither as supply of goods nor as supply of service. कुछ एक लिस्ट भी आएगा जिसको ना तो सप्लाई मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इन अदर वर्ड्स दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। सर ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस, ठीक है, कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होने वाला है जो जीएसटी के स्कोप के बाहर आ जाएगा। जीएसटी लॉ हैज क्लासिफाइड सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस either as supply of goods or as supply of service. Government is also empowered to notify transactions that are to be treated as supply of goods and not as a supply of service, or as a supply of service and not as a supply of goods. In the subsequent para, above aspects of supply have been extensively discussed and the discussions has been broadly categorized. चलो डिस्कशन को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। सर क्या कैटेगरी करें? सर सप्लाई इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई में इंक्लूड क्या होगा? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत ये बताया जा रहा है अगर कंसिडरेशन है, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो सप्लाई है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, भले ही नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है बट नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बट वो सप्लाई में काउंट होगा। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन का भी एक पॉइंट है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी प्लस शेड्यूल 1 में बता के रखा है, जो शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है। बट अभी भी मैंने आपको शेड्यूल 1 बताया नहीं, आगे आगे बात करेंगे सर, ठीक है। देयर आर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो विदाउट कंसिडरेशन होगा लेकिन सप्लाई नहीं, सॉरी सप्लाई हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन होगा जो मतलब बेसिकली कंडीशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट देयर आर सम केसेस जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बताते हैं। तो सेक्शन 7 का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। सर सप्लाई में एक्सक्लूड क्या होता है? सर नेगेटिव लिस्ट, जिसको शेड्यूल 3 में बोला गया है एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कहा गया है। सर एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, इसके बारे में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A प्लस शेड्यूल 2 कहा गया, ठीक है। तो चलो आगे आगे देखेंगे, पर याद रखिएगा कि कौन से सेक्शंस में सप्लाई को इंक्लूड किया गया और कौन से सेक्शन में सप्लाई को एक्सक्लूड किया गया। आगे आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ना, आपका क्लैरिटी हो जाएगा सर। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वीवीआईपी पॉइंट है सर, वीवीआईपी पॉइंट। डिटेल्स में पढ़ोगे ना, अगर एक बार डिटेल्स में पढ़ोगे फिर लास्ट में जाके ना समरी पॉइंट्स आएगा सर, आपको दिखाता हूँ। ये देखो सर, एक बार डिटेल्स में पढ़ लोगे और उसके बाद ना आपको बस कुछ नहीं करना है। ये जो समरी देख रहे हैं ना, ये सब समरी है, ठीक है, सप्लाई का समरी। क्या करना है? बस समरी उठाओ और गो थ्रू करो, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो द डिटेल्स। फ्लो चार्ट के हिसाब से
समरी बनाइए आंसर, ठीक है। अगर एक बार समझ जाओगे ना, लेकिन डायरेक्टली समरी मत देखो, समरी डायरेक्ट देखोगे मुश्किल में आ जाओगे। समरी देखने से पहले थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा करो, ठीक जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं वैसा ही आपको घर पे भी पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका पढ़ाई प्रॉपर नहीं होगा सर। जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी तरह से पहले पढ़ना है, फिर समरी को रेडी करके दिमाग में रख देना है, और फिर अपना नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जिनका एमसीक्यू है उनको एमसीक्यू भी साथ में प्रैक्टिस करने के साथ साथ लंबा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब जो ब्रॉड क्वेश्चंस है, क्योंकि ब्रॉड क्वेश्चंस करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी सही करके आओगे, क्योंकि ब्रॉड के अंदर शॉर्ट छुपा होता है। दैट्स वाई ब्रॉड भी अच्छे से करो तो शॉर्ट भी हो जाएगा। सर ये पढ़ाई करने का टेक्निक बता दिया आपको बीच में, कि ठीक जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ना है। सर लाइन बाय लाइन पढ़ना है क्या? यस, लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है। शॉर्टकट थोड़ी ना होता है सक्सेस का, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दुनिया का हर चीज आधा अधूरा है सर, दुनिया का हर चीज आधा अधूरा है। बिना समझ के रास्ते में निकलोगे तो क्या होगा, रास्ता भटक जाएगा। आपको जाना है, से फॉर एग्जाम्पल आप जहां पर भी रहते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट में रहते हो, आपको जाना है उल्टा डंगा, आप जा रहे हो दक्षिणेश्वर, समझ रहे हैं ना सर। बिना समझ के निकलोगे तो ऐसा ही होगा। समझ के निकलो घर से, घर से निकलने के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग के साथ निकले कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, ठीक है। तब क्या होगा, सही सही जगह में पहुंचोगे, डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। सो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा सर। एक सेकंड सर, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ঋষভ ঋষভ ঋষভকে আমি শুনতে পাচ্ছি না তো, ঋষভ আওয়াজ দিচ্ছিস? হ্যালো, বল ঋষভ, কি বলছিস? তোর সাউন্ড তো আমি পাচ্ছি না, রিজয়েন কর একবার, তাহলে হয়তো শুনতে পাবো। ঠিক আছে, ইয়েস ঋষভ বল, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, ঋষভের সাউন্ডটা একটুখানি গন্ডগোল করে, মাইকটা কি মিউট আনমিউট হয় না নাকি? ঋষভের সাউন্ডটা আমি পাচ্ছি না। আচ্ছা কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ কর, আমি আনসার দিয়ে দিচ্ছি। কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে চ্যাট কর আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে, আমি বলে দিচ্ছি। কানেকশন প্রবলেম, ওকে ঠিক আছে, তাহলে একবার পরে শুনে নিস কি যদি প্রবলেম খুব হচ্ছে তো। নেটওয়ার্কটা একটু ঠিক রাখতে হবে, নাহলে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে। ওকে স্যার। আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, বলছি অনেক সময় মানে সাপ্লাই যেটা বলছেন ফার্দার বিজনেস কনসিডারেশন, হ্যাঁ, এবারে অনেক সময় কোনো মানে আমি ধরুন কোনো দোকান থেকে প্যান কিনলাম বা কিছু কিনলাম, তখন তো দেখি আমার নাম করে সিজিএসটি জিএসটি ইনক্লুড করে দিচ্ছে। তো এটা কি, আমি তো পার্সোনাল প্রয়োজনেই কিনছি ওটা, তখন সেই ব্যাপারটা সাপ্লাই নয় না? না না, কেন সাপ্লাই নয়? কথাটা হচ্ছে মানে এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি কি কাউকে, মানে জিএসটিটা কি আপনি চার্জ করছেন না আপনার উপরে চার্জ করা হলো? আমার উপরে চার্জ করছে। হ্যাঁ তো ওটা লাস্ট হয়ে গেল তো, মানে হ্যাঁ ও হ্যাঁ তো, যে চার্জ করলো সে তো বিজনেস করলো, হ্যাঁ। সেটাই বলা হচ্ছে। এবারে আপনি কি ওটা বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে? না না, আমি পার্সোনাল প্রয়োজনে হ্যাঁ কিনছি। তাহলে আপনি কি কারোর থেকে জিএসটি চার্জ করতে পারবেন? না না না। সেটাই বলা হচ্ছে যে জিএসটি চার্জ সাপ্লাই, সাপ্লাই হলেই জিএসটি চার্জ হবে, সাপ্লাই না হলে জিএসটি চার্জ হবে না। তো যে দোকান থেকে আপনি মালটা কিনলেন, সেই দোকান থেকে যে আপনি নিলেন, দোকানদার তো আপনাকে সাপ্লাই করলো, ফার্দারেন্স অফ বিজনেস করলো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, করলো।
তো সেই জন্যই তো আপনার থেকে জিএসটিটা নিল। সিম্পল, আচ্ছা। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ। খুব সিম্পল। মানে যদি ফার্দারেন্স অফ বিজনেস না হয় তাহলে আমি জিএসটি চার্জ করতে পারি না, কিন্তু হ্যাঁ কিছু এক্সেপশনস আছে, যেরকম বললাম সেকশন 7 সাবসেকশন 1 ক্লজ বি, ইম্पोर्टेशन ऑफ सर्विस। আপনি ফরেন থেকে কোনো সার্ভিস इंपोर्ट করছেন, आप फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, तो फॉरेन से जब सर्विस इंपोर्ट करोगे तो वो सर्विस आपका जीएसटी चार्जेस हो जाएगा, भले ही आप उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना करो तो भी। अब इसमें किससे जीएसटी किससे लेगा, फॉरेनर से लेगा कि आपसे लेगा? जो बंदा फॉरेन में बैठा हुआ है, हाँ, आपसे लेगा। यस सर, थैंक यू। मतलब जब गवर्नमेंट देखेगा, सिंपल है, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि गवर्नमेंट फॉरेन नहीं जाएगा, फॉरेन में बैठ के कौन आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस दिया, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको ढूंढे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो। ये आरसीएम कहते हैं सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली जीएसटी सप्लायर चार्ज करता है, लेकिन স্যার এই ক্ষেত্রে রিভার্স অ্যাপ্লাই হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে স্যার রিভার্স চার্জ অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে, যে ক্ষেত্রে স্যার ফরেনার দিতে পারছে মানে আমি দিচ্ছি মানে রিভার্স চার্জ অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। यस यस, मतलब दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम, मतलब दिस इज योर जीएसटी एज ए रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जीएसटी आपका ही है, लेकिन आप सप्लायर को नहीं दोगे, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में दो। आप अगर अपने फॉरेन फ्रेंड से आर्किटेक्ट का सर्विस लिया, बहुत अच्छा किया, जीएसटी आपको ही पे करना चाहिए था, जिसने आपको सर्विस दिया उसको, और उसका काम था जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करना। बट बिकॉज आपने फॉरेनर से सर्विस लिया, अब गवर्नमेंट थोड़ी ना आप फॉरेनर को ढूंढने जाएगा और जाके बोलेगा कि भाई जीएसटी दो, इंडिया में सर्विस प्रोवाइड किया। वो सिंपल बोलेगा भाई इंडियन से, मतलब जो इंडियंस है जिनको मैंने सर्विस दिया अब उनसे ले लो। गवर्नमेंट भी वही अच्छा उनके लिए रहेगा, तो वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस से डायरेक्टली जीएसटी ले लेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे आगे चर्चा करेंगे सर। आरसीएम में डिस्कशन और भी बहुत सारा है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आरसीएम, जो नॉर्मल जीएसटी चार्ज का एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। बट आरसीएम में बहुत सारा कैटेगरीज है, ऑपोजिट है बट बहुत सारा पैरामीटर ऐसा है जो आरसीएम कैटेगरी में जीएसटी दिया जाता है। सो the definition of supply begins with the term supply, includes the making it clear that CGST Act intends to give an extensive meaning of the term supply. Supply includes all forms of supply of goods and service or both. Supply of anything other than goods or service does not attract GST. The terms goods and services defined under the Act have been analyzed by way of diagram. Goods क्या है और सर्विस क्या है, तो जीएसटी पढ़ेंगे, और अगर गुड्स एंड सर्विस का आइडिया क्लियर नहीं है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। So goods means every kind of movable property. Service means anything other than goods. Service means anything other than goods. Sir, exclude क्या है? Money and securities. What is money? Sir, money means actionable, मतलब money and securities के अंदर क्या क्या आ जाता है? Actionable claim आ जाता है। Actionable claim like जैसे आपको मैंने बताया ना, it's like किसी को किसी से किसी को रेंट पाना है, ठीक है, इट्स लाइक मतलब आपको किसी से एक एक्शनेबल क्लेम है, ऐसा नहीं रेंट पे भी जीएसटी लग सकता है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक कि मतलब जैसे कि पेनल्टीज लगना, ठीक है, इस तरह का जो एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, इसको एक्शनेबल अंदर। ये एक्शनेबल क्लेम के बारे में मैं आपको रात दिन बताया था, ठीक है, मैं फिर से एक बार बाद में बता दूंगा। तो एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under contract of supply, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज। बट देखो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एक्शनेबल क्लेम आ जाता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेनल्टीज वगैरह आ जाएगा, किसी से कोई कुछ पेनल्टी मिलने वाला है, किसी से कोई इंश्योरेंस का एक्सीडेंट इंश्योरेंस होके रखा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम हो रहा है, तो एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी आ जाएगा सर। इसीलिए बताया जा रहा है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एक्शनेबल क्लेम में भी जीएसटी आ सकता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कोई जमीन पे कोई फसल बन रहा है, अभी भी मार्केटेबल नहीं हुआ, मार्केट में सेलेबल नहीं हुआ, बट फिर भी उसको गुड्स माना जा सकता है और उसमें भी जीएसटी आ सकता है। इवन सर्विस जो गुड्स नहीं है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश
or any other mode from one currency to denomination to another for which a separate consideration is charged, उसको भी सर्विस आ सकता है, लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटीज नहीं है। बस ये बात मैं आपको 2 मिनट पहले भी बताया था, इसको फिर से बताएं। सर सप्लाई इंक्लूड स्पेसिफाइड फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्लॉज ए सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स all forms of supply of goods or service of goods such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal। डिस्पोज करना मतलब बेसिकली डैमेज प्रोडक्ट को जब हम लोग खत्म कर देते हैं उसको डिस्पोज करना बोलते हैं। मेड और एग्री टू बी जो बेसिकली कबाड़ में दे देते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं बड़े बड़े कंपनीज। ठीक है, बड़ा कंपनीज का जो बड़ा बड़ा प्लांट होता है जो 100-300-200 करोड़ का होता है, उसको जब कबाड़ा वाला भी लेगा ना, कबाड़ी समझते हो आप लोग, स्क्रैप डीलर्स। ठीक है, स्क्रैप डीलर्स भी जब उसको लेगा ना तो उसको भी करोड़ों का दाम होता है सर। ठीक है, तो डिस्पोजल्स में भी जब प्रॉपर्टी डिस्पोज होता है या फिर एसेट डिस्पोज होता है वो भी सप्लाई के अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इज दैट मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोई कबाड़ी किसी का कोई एसेट ले रहा है, करोड़ों में ले रहा है, आप लोगों को पता है ना कबाड़ी वाला भी आजकल करोड़पति हो सकता है, बहुत बड़ा मार्केट है। स्क्रैप डीलर्स देखने में लगता है कि ऐसा बिजनेस ऐसे बैठा रहता है जैसा लगता है कि इसमें क्या बिजनेस है, पुराना चीज, फटा चीज, हाँ फटा भांगा, मतलब जिसका कोई मतलब हम लोग के लिए जिंदगी में कोई दाम नहीं है, बट उनके लिए वो बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है सर। बट सब कोई कर नहीं सकता। यस, आजकल स्क्रैप डीलिंग करके बिलियनियर मिलियनियर बन रहा है सर। सर आप लोग क्या सोच रहे हो, स्क्रैप डीलर बनोगे? ठीक है सर, छोड़ दो अभी। अच्छा, तो फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो भी करो भाई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज मस्ट बी देयर। अच्छा, सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। Thus, the forms of supply as contemplated in the first part have two prerequisites. Supply should be for a considerations and supply should be in the course of furtherance of business. अब आगे इसको और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन पे देखेंगे। सेल और ट्रांसफर के बारे में क्या बोला है, व्हाट इज सेल एंड ट्रांसफर? तो सेल एंड ट्रांसफर के बारे में, सेल इज द एक्ट ऑफ सेलिंग स्पेसिफिकली, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए प्राइस। ट्रांसफर में क्या होगा, आज प्रॉपर्टी किसका है, कल वही प्रॉपर्टी किसी और का हो जाएगा, बट बदले में कोई प्राइस देना पड़ेगा। तो एज पर दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो लोग सीएमए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का पढ़ाई कर रहे हैं या सीए इंटरमीडिएट या फाइनल फाउंडेशंस का पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा सर। वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आपको डिटेल्स में सेल के बारे में बताया जाता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 2 में है, सीए इंटरमीडिएट में भी है, और सीए फाउंडेशन का नॉर्मली सीए में फाउंडेशंस में दोनों में है। सीएस को एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 2 में पढ़ना पड़ता है कमर्शियल लॉ के अंदर, जो मंडे का क्लास अभी चल रहा है उसके अंदर कराऊंगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसके बाद सेल ऑफ गुड्स कराऊंगा। So as per the Sale of Goods Act 1930, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Further, the term transfer has been defined in the Black Laws Dictionary as the convey or remove from one place, person, etc. Convey or remove from one place, person, etc. to another pass, मतलब किसी के पास से किसी और के पास लेके जाना। It's like sale and transfer. ठीक है, ओवर फ्रॉम वन टू अनदर स्पेसिफिकली टू मेक अवर दी पोजीशन और कंट्रोल ऑफ, मतलब आज किसी के पास कंट्रोल है, कल किसी और के पास कंट्रोल होगा, बट बदले में पैसा का लेन देन होगा। सर इसमें सिंपल बात आ गया, ये शॉपकीपर सेल से पेन फॉर ₹100, जैसे कि मैंने नोबोनिल को सेल किया था मेरा वाटर बॉटल, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। तो शॉपकीपर सेल से पेन फॉर 100 टू द बायर, जैसे मेरा बिजनेस अगर है वाटर बॉटल सेल करने का तो इट्स ओके, ठीक है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। Shopkeeper sells a pen for ₹100 to the buyer. After the sale, the pen belongs to the buyer and shopkeeper does not have any right on the pen. This is a transaction for sale. A company transfer goods from its factory to the depot for the sale purpose. ध्यान से सुनिएगा सर, कंपनी अपना गुड्स को फैक्ट्री से डिपो में ट्रांसफर कर रहा है सेल करने के लिए। दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस, मतलब गुड्स का ट्रांसफर तो हुआ है बट सेल नहीं हुआ।
सो ट्रांसफर और सेल का डिफरेंस समझ में आया सर? हेलो, टेल मी, समझ में आया सर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ट्रांसफर? बताइए सर, बताइए। बार्टर और एक्सचेंज के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता के रखा। When a car worth rupees 5 lakh is purchased in exchange of an old car along with the mandatory transactions, 5 लाख का न्यू कार ले रहे हो और बदले में 4 लाख अभी न्यूली पे कर रहे हो, तो 1 लाख का क्या वैल्यूएशन है? 1 लाख एक्सचेंज हो गया पुराना कार के बदले। सर बार्टर एक्सचेंज का और एक देखो एक डॉक्टर है, वो हेयर कट करने गया सैलून में, बार्बर के पास गया, बार्बर ने उसका सैलून में हेयर कट दिया एंड प्रोवाइड्स द मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। अब डॉक्टर बदले में उसको मेडिकल कंसल्टेंसी दे दिया, तो सैलून वाले ने डॉक्टर से चार्ज नहीं लिया और डॉक्टर ने भी सैलून वाले को पेमेंट नहीं किया। In this transaction, the doctor provided the medical consultancy service to the barber, for which consideration was in form of hair cutting service provided by the barber. Similarly, the barber provided hair cutting service to the doctor, for which consideration was is in the form of medical consultancy service provided by the doctor. तो क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? बार्टर हो गया ना। इसको बार्टर बोलते हैं, देवा नेवा, लेन देन प्रथा भी बोल सकते हो आप, जो एंशियंट टाइम पे होता था। लाइसेंस, लीज, रेंटल एंड डिस्पोजल्स, इसका भी बहुत सारे एग्जांपल्स सामने आएगा सर। ठीक है, किसी को लाइसेंस देना, ठीक है, किसी को लीज पे देना, किसी को रेंटल पे देना, किसी को डिस्पोज कर देना, ठीक है। एंड कंसिडरेशन मस्ट बी ऑलवेज देयर। कंसिडरेशन किस चीज पे हो सकता है सर? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है, ये आप लोग लॉ में ही पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज पढ़ा जाता है, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना जरूरी है। तो पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ द सप्लाई, मॉनेटरी वैल्यू होना भी चाहिए। किसके लिए? फॉर बाय रिसिपेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन। डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, deposit to be considered as payment only when the supplier applies such deposit as consideration for the supply। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, excluding subsidy given by central and state government। सर अगर आप गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी लेते हो तो गवर्नमेंट क्या आपको बदले में दिया सब्सिडी? गवर्नमेंट सब्सिडी देता है कि नहीं देता? बहुत सारे लोग बिजनेस करता है, सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट घर लेने के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जानते हैं आप लोग? जैसे एक लोन के बारे में मैंने सीएस के एग्जीक्यूटिव के क्लास में, ग्रुप 2 के क्लास में मुद्रा लोन के बारे में बताया था। मुद्रा लोन, मुद्रा योजना गवर्नमेंट का है, इसके थ्रू से गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुना है आप लोगों ने? ये देखो सर, लोग यूज कर रहे हैं सर अभी तक इसका, सॉरी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू से इतना सारा लोन सैंक्शन हुआ, इतना अमाउंट का लोन सैंक्शन हुआ और इतना अमाउंट अभी तक डिसबर्स हुआ, मतलब लोन लोगों के हाथ में गया। ठीक है, कितना? 33,000 कितना डिसबर्स हुआ सर? 31,000, अरे बार बार चला जा रहा है कि 3 करोड़ कितना है, आग धुंधला जा रहा है। अमाउंट डिसबर्स कौन से ईयर में कितना हुआ बता रहे साहब? 1,75,312 करोड़, 1,32,954 करोड़। हाँ, ये 22-23 में 75,021 करोड़। वाह, इतना इतना पैसे का सरकार ने दिया। किसको दे रहा है सर? सर इसके लिए आपको बिजनेस करना होगा। ठीक है, आप अगर कोई स्पेशल बिजनेस करते हो, यहाँ देखो सक्सेस स्टोरीज में जाओगे ना, आपको सक्सेस स्टोरीज पता चलेगा। यहाँ पर वीडियोस हैं, आप देख सकते हो बिजनेस। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, व्हाट सम ऑफ द अचीवर्स, आप देख सकते हो यहाँ पर जाके।
मेन वोमेन, ठीक है, अलग अलग लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो क्यों मिला है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज वे में देता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी को सब्सिडाइज वे में लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर अमाउंट ऑफ कोई अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है कि भाई इतना करोगे तो सरकार इतना देगा, कि अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख में से सरकार आपको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करेगा और कुछ अमाउंट आपको खुद से लाना पड़ेगा। तो जो सब्सिडीज अमाउंट आप लोगे ना, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, समझ में आया सर? बिकॉज वो गवर्नमेंट आपको हेल्प किया, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक तरह का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट हेल्प है ये। जैसे देखो, existence of consideration in the following two scenarios: donation received by charitable institutions from individual donors without quid pro quo। quid pro quo मतलब quid pro quo, something in return। डोनेशन जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव करता है इंडिविजुअल डोनर से, वो भी विदाउट कंसिडरेशन करता है। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशंस, ठीक है, अगर कोई एग्जीबिशंस पे किसी आर्टिस्ट का आर्ट दिखाया जा रहा है, ये भी समथिंग इन रिटर्न नहीं है। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विद क्विड प्रो क्वो, ये बेसिकली एक नो कंसिडरेशन वाला है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग। क्विड प्रो क्वो एक लैटिन वर्ड है सा, इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। डोनेशन रिसीव्ड बाय दी, ऐसा वर्ड यूज करना एग्जाम में अच्छा होता है, स्पेशली सीएसईएम एग्जाम में लिखना पड़ता है और सीएस एग्जाम में पूछ सकता है, समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न। Donations received by charitable organizations are treated as consideration only if there exists quid pro quo. There is an obligation on part of recipient of the donation or gift to do anything, supply for a of a service, मतलब आप सप्लाई सर्विस करो बदले में कुछ लो, ठीक है, इस तरह का। जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। भूषण डोनेटेड ए ब्लॉक बोर्ड टू योगिनिस्ट योगानिस्ट संस्थान, ठीक है। भूषण डोनेटेड ए ब्लैक बोर्ड टू योगानिस्ट संस्थान, चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब योगानिस्ट संस्थान प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड, उसमें जिन्होंने डोनेट किया उसका नाम लिख दिया, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। ये जो एग्जांपल्स है ये बेसिकली नो टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। श्रीमती दुर्गा देवी donated some money to a temple in the memory of her late father. The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote, donated by Srimati Durga Devi in memory of her father, or the door floor of the room, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये सब किस तरह का एग्जाम्पल हो जा रहा है सर? ये क्या हो जा रहा है, इस तरह का कंसिडरेशन है, मतलब इफ देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है, देयर इज नो ऑब्लिगेशंस, अगर कोई समथिंग इन रिटर्न ना हो, ठीक है, द रिसिपिएंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट, हाँ बोलो सर, बोलिए सर। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब बेसिकली ये कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, प्रॉपर डोनेशन है, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई तो है बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई। In the above example, it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity। यहाँ पर दो चीज हुआ है, भूषण जी ने योगानिस्ट संस्थान को ब्लैक बोर्ड डोनेट किया, योगा इंस्टीट्यूशंस को, वहां पर लिखा हुआ है गुड विशेस फ्रॉम भूषण। श्रीमती दुर्गा देवी ने अपने फादर के नाम पे टेम्पल्स में घर बनाया, वहां पर भी लिखा हुआ है कि डोनेटेड इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर ऑन द डोर फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है। बट यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है सर, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा ना सर, इफ देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट, तो वो सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करेगा, अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा, जैसे अगर कोई कंपनी किसी के लिए करता है तो एडवर्टाइजमेंट है, वो बेसिकली कंपनी सीएसआर के तौर पे भी करता है और एडवर्टाइजमेंट भी करता है। अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो बिजनेस फर्दरेंस के लिए कर रहा है, कि उसका बिजनेस में और डेवलपमेंट हो, बिजनेस का फर्दरेंस है इसलिए कर रहा है। तो जीएसटी इज नॉट डिबेबल वेयर ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ध्यान से सुनना, गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन एंड पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक मतलब दैट इज इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट, मतलब बदले में आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे सर
बदले में आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि मेरा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, मुझे बिजनेस में बेनिफिट मिलने वाला है, इस तरह का कोई कंडीशंस आप नहीं लगा रहे हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। Artwork sent by artists to galleries for exhibition is not a supply as no consideration flows from the gallery to the artist. आर्टिस्ट जब अपना आर्ट गैलरी में भेजता है एग्जीबिशंस के लिए, वो भी सप्लाई है ना, क्योंकि वो सप्लाई कर रहे हैं अपना आर्ट को, लेकिन इसमें बदले में आर्टिस्ट को नहीं मिलता, मतलब आर्टिस्ट का अगर ये सेल होता है तब artists give their work of the art to galleries where it is exhibited for supply. However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibitions, and therefore the same is not a supply. If it is only when a buyer selects a particular artwork displays at the gallery. अगर गैलरी में कोई किसी का आर्ट को उठाते हैं और उसमें बाई लेता है, then in that case इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब सिर्फ अपना प्रोडक्ट एग्जिबिट करने के लिए सप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक कोई वहां पर बाई नहीं कर लेता। ये सभी बाद में सर्कुलेशन देके गवर्नमेंट ने बताया। So any transactions involving supply of goods or service without consideration is not a supply unless it is deemed to be a supply under Schedule 1। ठीक है, Schedule 1 मतलब जहां पर नो कंसिडरेशन में सप्लाई माना गया, जो आगे डिस्कशन करेंगे सर लेटर पार्ट में, इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे। Another parameter to qualify as supply of goods and services is that a supply is made in course of furtherance of business, and this parameter is expounded in the following paras। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना भी जरूरी है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब फर्दरेंस तो हम लोग बहुत पढ़े सर, अब इसमें आपको मैं बार और क्या बताऊं, बिजनेस का डेफिनेशन मैं आपको बहुत बार दिया, अभी आपको बस एग्जांपल्स और केस लॉस देखना है, क्लियर हो जाएगा। ऋषभ बाइज ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज। अरे ऋषभ है क्लास में, ऋषभ है। ऋषभ buys a car for his personal use and after a year sells it to a car dealer। ऋषभ ने कार खरीदा और 1 साल बाद कार डीलर को दे दिया, सेल कर दिया। सेल ऑफ कार by ऋषभ to car dealer is not a supply under CGST Act because said supply is not made by ऋषभ in the course of furtherance of business। ध्यान से सुनना सर बात को। तो ऋषभ एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स है जो अपने पर्पस के लिए गाड़ी खरीदा था, बेचने के लिए गाड़ी नहीं खरीदा था। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ऋषभ ने कार खरीदा था अपने पर्सनल पर्पस के लिए, बाद में उसने वही कार को कंपनी डीलर को ही सेल कर दिया और बदले में कोई न्यू गाड़ी ले लिया होगा या फिर कैश ले लिया होगा। लेकिन क्या ऋषभ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए सेल किया था? नो सर, बिकॉज ऋषभ कोई कार डीलर है क्या? हेलो, क्या ऋषभ कोई कार डीलर है? संपद, स्नेहेश, ज्योति, नील, बोलो सर। ऋषभ, प्रियाक्षी, टेल मी। है सर। ऋषभ, इज ऋषभ कार डीलर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या ऋषभ कार डीलर है? नो। तो अगर ऋषभ कार डीलर होता तो ये सप्लाई माना जाता, सप्लाई होता, क्योंकि तब वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाता। तो भले ही ऋषभ ने सेल किया, ट्रांसफर भी किया, पर फिर भी ये सप्लाई नहीं है। मणिकर्णिका sold her old gold bangles and earrings, sorry, bangles मतलब चूड़ी and कानका मतलब कानेर, तो आभूषण ज्वेलर्स बोल के कोई ज्वेलरी की दुकान है, उसमें जाके सेल कर दिया। तो सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर will not constitute supply as the same cannot be said to be in the course or furtherance of business of the individual। Now Anil, just tell me, आपके घर में कोई पुराना ज्वेलरी है और आप उसको जाके किसी दुकानदार को सेल करते हो, तो क्या ज्वेलरी बेचना आपका बिजनेस है? नहीं। Then this is not supply, and that means आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर?
तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है सर कि कंसिडरेशन है या नहीं, सब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं। अच्छा, बिजनेस के डेफिनेशंस में वोकेशन को भी बिजनेस माना जाता है। वोकेशन मतलब स्पेशल स्पेशल कोई कैरेक्टर, ठीक है। सुंदरम आचार्य, अ फेमस एक्टर, पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। सुंदरम आचार्य को सलमान खान मान लो। सलमान खान एक फेमस एक्टर है, पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। अब सलमान खान का फैन फॉलोइंग तो यू ऑल नो सा, है ना। अगर सलमान खान को ड्राइंग करना आता भी नहीं है, फिर भी वो कुछ भी ड्रॉ करेगा तो वो करोड़ों में बिक जाएगा। तो कंसिडरेशन फॉर सच सेल इज टू बी डोनेटेड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका नाम है काइंड ह्यूमन। मजा का बात यह है कि सलमान खान का एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। हाँ सर। तो ना कॉन्सेप्ट इज दैट सलमान खान अपना ये जो भी पेंट करके सेल करके जो भी उनको मिलेगा, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? হ্যাঁ স্যার হবে তো এটা সাপ্লাই। दिस इज ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। কারণ সে একে বিক্রি করছে। यस सर, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली सेल हो रहा है और ये सेल में सप्लाई ट्रीट करेगा सरकार और उसमें जीएसटी लगेगा। भले ये चैरिटी पर्पस में कर रहा है, भले वो डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में कर रहा है, बट सेल पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर किसी स्पेशल पर्पस में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बोल दिया जाए कि भाई नहीं इसमें हम लोग जीएसटी एग्जाम कर देंगे, अगर गुड कॉज में है तो वो अलग बात, वो गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लब और एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई हो सकता है। कोई जैसे आजकल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोल के मानो कोई क्लब या कोई जगह है। द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स of the residents in lieu of some nominal charges, provision of service by a club or association or society to its member is treated as supply, as this is included in the definition of business। मतलब अगर कोई क्लब भी किसी सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो बिजनेस के अंदर आता है सर। अब उसमें चार्ज हो सकता है, वो अलग बात कि ये सब छोटा मोटा मैटर में गवर्नमेंट चार्ज नहीं रखता, बट सप्लाई है, सप्लाई इज देयर। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स including theme parks, water parks, etc. are considered as supply, as these are services by way of admission of persons to any premises for a consideration। Royal Turf Race Club, मतलब जैसे हमारे कोलकाता में रेस कोर्स, is engaged in facilitating the wagering or betting transactions on horses placed through totalizer, जो जिसके थ्रू से बेसिकली हॉर्स रेस में खेल खेला जाता है, घोड़ा पे पैसा लगा जाता है। For providing the service of facilitating wagering transactions, ये wagering है, wagering मतलब बेसिकली बेटिंग, ठीक है। कौन सा घोड़ा में घोड़ा जीतेगा, इसमें बेसिकली आपको बेसिकली स्किल से भी ज्यादा यहाँ पर लक फेवर करता है, तो लक फेवर करना मतलब wagering हो गया। रॉयल टर्फ रेस क्लब गेट्स कमीशन व्हिच इज डिडक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द क्लब फ्रॉम द टोटल वेट वैल्यू। सेट सर्विस अमाउंट टू सप्लाई एज द एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब्स आर इंक्लूडेड इन बिजनेस, ठीक है। सिंपल, अगर आप बिजनेस को समझोगे तभी जाके अगर आपको जीएसटी समझ में आएगा और सप्लाई समझ में आएगा, तभी जीएसटी चार्ज भी समझ में आएगा। बस एक ही एक्सेप्शन है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन टू दिस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। आप कंसिडरेशन पे सर्विस ले रहे हो बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट फिर भी उसमें जीएसटी चार्ज मतलब सॉरी सप्लाई माना जाएगा, और क्योंकि सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इंपोर्टेशन पे बात किया तो आ गया इंपोर्टेशन। Ramaiya, a proprietor, has received the architect service for his house from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of service by Ramaiya is supply under section 7 subsection 1 clause B। ये जो import of service हुआ है ये बेसिकली section 7 subsection 1 clause B के तहत हुआ है, and though it is not for the course of furtherance of business, but फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा। एंड रमैया जो प्रोपराइटर है, जो रिसीव किया सर्विस, उसी को जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा करना पड़ेगा, जो भी रेट रहेगा।
as per rate. 18%, 28%, 12%, whatever be the rate, you have to collect those rates. RCM हो जाएगा सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अब न्यूयॉर्क जाके थोड़ी ना गवर्नमेंट ढूंढ के लाएगा, ठीक है. तो ये सब था सप्लाई होने का पैरामीटर. इन मतलब सेक्शन 7 के बारे में मैंने मेन सारा पॉइंट बात कर दिया. अब यहाँ पर आ गया सर डिम्ड सप्लाई, मतलब एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन. नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे सर, बिना कंसिडरेशन का सप्लाई कब कब हो सकता है. ठीक है. जीएसटी का नोट्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे एक बार बता दीजिए, मैं आपको सप्लाई अंडर जीएसटी का नोट शेयर कर देता हूँ. आप लोग घर में एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा सर. ओके. আচ্ছা, ওই চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনের একটা এক্সাম্পল দিলেন না, ওইটা সময় একটু আরেকবার একটু বলবেন ওই জায়গাটা. কোনটা বলেন তো? বিং হিউম্যানটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ. সলমান খানের একটা কোম্পানি আছে না বিং হিউম্যান বলে, ঠিক আছে. তো সলমান খান একটা টি শার্টে পেন্টিং করেছে. তো সলমান খানের টি শার্টটা মার্কেটে সেল করেছে, সেটা সেল করে যে টাকাটা আসবে সেটা চ্যারিটিতে দেবে. তো সেটা সলমান খানের নিজস্ব ব্যাপার. মানে বেসিক্যালি সলমান খান যে সেল করছে ওটা তো ফার্দারেন্স অফ বিজনেস করছে, হ্যাঁ, তাই না? সেল করে আমি যে টাকাটা পাবো সেখান থেকে আমি চ্যারিটিতে দেবো, দিতে পারি, नो इशू. लेकिन ये सप्लाई माना जाएगा ना. लेकिन दुर्गा देवी ने जो मंदिर पे घर डोनेट किया था और वहां पर अपना पापा का नाम से जो घर का फ्लोरिंग किया था, दैट इज प्योरली चैरिटेबल कॉन्सेप्ट एंड इसमें कोई जीएसटी नहीं आएगा. इवन वो योगा संस्थान में जो ब्लैक बोर्ड डोनेट किया था वहां पर भी छोटा करके लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम या डोनेटेड बाय दिस और दैट पर्सन, बट वो भी आपका सप्लाई मतलब बेसिकली नॉट टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा. बट ये सलमान खान जो एक फेमस हीरो है, उसका टी शर्ट्स में कुछ लिख पेंटिंग करके मार्केट में सेल कर रहा है और उससे जो भी कंसिडरेशन आ रहा है वो चैरिटी में जा रहा है, वो नॉर्मली सप्लाई माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा. अगर गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस फॉर एनी गुड कॉज, इफ गवर्नमेंट थिंक कि नहीं ये गुड कॉज में जा रहा है, जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए फॉर स्पेशल पर्पस, हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं है. ठीक है. ओके सर, तो फिर आज इतना ही है. ओके, संपत, प्रियाक्षी, नील, ऋषभ. ओके सर, टाटा फिर. गुड नाइट. ओके, गुड नाइट सर, রাখলাম. ओके.